नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो ये बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेकंड लेक्चर होने वाला है हमारा। एक लेक्चर हम पहले ले चुके हैं, उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी था क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी था, जिसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे। फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते थे। उसके कुछ इफ़ेक्ट थे जिनको हम देख भी सकते थे और फील भी कर सकते थे। अब हमने देखा था, उसकी थ्योरी दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन इन्वेंटर बोला जाता था थील्स को। अब आगे चलते हैं तो हमारी बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो थ्योरी यूज़ होती है उसे कहते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसमें एक कंडीशन हुआ करती थी स्टेबिलिटी या एग्जिस्टिंग कंडीशन, जिसमें हमारा एलिमेंट न्यूट्रल होता था। तो Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू होते थे P, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या था? चार्ज एक्चुअली में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी किसी भी बॉडी की। जब उसे हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो अपने ऊपर एक एक्सपीरियंस करती है, क्या? फोर्स। और उस फोर्स को हम चार्ज कहते हैं, और वो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अच्छा, उस चार्ज के बाद हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चार्ज की 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। पहला, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। हमने याद होगा Q इक्वल्स टू NE, जिसमें N इंटीजर था और E थी बेसिकल यूनिट ऑफ चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि जब हम किसी होलो कंडक्टर पर चार्ज को अप्लाई करेंगे तो वो उसके अंदर से न जाकर सरफेस से चला जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर बिजली कड़क रही है, आप किसी कार के अंदर बैठे हैं और उस पर बिजली गिरती है, तो आपको कुछ नहीं होगा, टायर के थ्रू बिजली सीधे सीधे ज़मीन में चली जाएगी। चौथा प्रॉपर्टी थी हमारी, चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे रिमेन कांस्टेंट, और वी कैन से दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। तो इतना हमने अपनी पिछली क्लास में कवर करा था। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने के साथ हमारे एक साइंटिस्ट आए, कूलम। साइंटिस्ट आए कूलम, जिन्होंने 2 दिए थे लॉ। उन्होंने 2 लॉ दिए। लॉ से पहले एक बात जानिए, सब लोग जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इतना तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कूलम्स के लॉ। कूलम ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ, उसने क्या करा, 2 चार्ज लिए, Q1 और Q2। 2 चार्ज लिए, इनके बीच में एक फोर्स लगा, फोर्स 1-2। तो 2 चार्ज थे Q1 और Q2, जिनके बीच में एक फोर्स लगा F12। तो कूलम्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि 2 चार्ज हमारे रखे हुए हैं, 2 चार्ज हैं हमारे Q1 और Q2, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स 1-2। तो ये फोर्स कैसा होगा? या तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हुए तो रिपल्सिव होगा। Q1 और Q2, मान लो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ये कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स।
और मान लो अगर Q1 और Q2 नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव होगा, या दोनों नेगेटिव हैं तो रिपल्सिव होगा। हम मान लेते हैं हमारा Q1 है पॉजिटिव और Q2 वो भी पॉजिटिव है, या Q1 नेगेटिव है या Q2 भी नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स। और मान लेते हैं अगर Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, या Q2 पॉजिटिव नेगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F12 वो होगा अट्रैक्टिव। तो कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि फोर्स कैसा होगा। तो कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि दो चार्ज रखे हुए हैं हमारे, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, या तो वो रिपल्सिव होगा या होगा अट्रैक्टिव। तो इसी को कहते हैं कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें क्या होता है कि दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच में लग रहा है एक फोर्स, उस फोर्स के नेचर को ही उस फोर्स का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, उसी के नेचर को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम्ब। तो कूलम्ब का फर्स्ट लॉ जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, इसी में हमने दो चार्ज लिए Q1 और चार्ज Q2, जिनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स F12, और मान लेते हैं Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो दो फोर्स हैं Q1 और Q2, जिनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स 12, और इन्हीं के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो कूलम्ब्स का सेकंड लॉ कहता है कि F12 जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के गुणांक के, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा, और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है चार्जेस Q1 और Q2 के, उसके स्क्वायर के क्या होगा, अपॉन में। तो F12 जो इन दोनों के चार्ज Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो R क्या है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक क्या लगाएंगे, कांस्टेंट K। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम आगे बात करें तो इस K की कुछ वैल्यू होती है, इस K को लेते हैं। ये K एक्चुअली में होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया UPPCL जेईई में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए मेनली मैं आपको एक बात बताऊं, कोई इंसान नॉलेज अगर लेता है तो भगवान तो उसे देता नहीं है, वो भी कुछ पढ़ता है तब आगे किसी को देता है। मैंने जो नॉलेज ली है वो एक जगह से नहीं, मैं दो तीन जगह से कुछ एनालाइज करा, कुछ चीज़ें मतलब कॉमन चीज़ें देखी, कुछ इम्पोर्टेंट देखा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इनके नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए UPPCL जेईई क्रैक करना। तो आप देखिए कि K जो हमारा जो कांस्टेंट है, इसको इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है
1/4 पाई एप्साइलेंट म्यू और एप्साइलेंट आर। तो अब हम इतने पार्ट को अगर ले लें, आपको कुछ नहीं, इसकी बस वैल्यू याद रखनी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेईई में पूछा गया है। तो इस के की वैल्यू, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। इस के की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। इसे यहाँ पुट करिए, आपको याद रखना पड़ेगा क्यू चार्ज दे रखे होंगे आपको दो, उनके बीच की डिस्टेंस होगी, उसका स्क्वायर करो और आप फोर्स निकाल सकते हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अब हम लोगों ने देखा इसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये एप्साइलेंट म्यू और एप्साइलेंट आर, ये एक्चुअली में होता क्या है। हम इसको ले लेते हैं, एप्साइलेंट इक्वल्स टू होता है एप्साइलेंट म्यू एप्साइलेंट आर के। तो ये एप्साइलेंट एक्चुअली में होता क्या है? इस एप्साइलेंट को ही बोलते हैं परमिटिविटी। या फिर अगर आप हिंदी में बोलें तो बोलते हैं विद्युतशीलता। तो इस परमिटिविटी एक्चुअली में होता क्या है, आप लोगों ने सीधे समझिए कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अलाउ करती है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करे या फिर पास ना करे। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई किसी भी मटेरियल की कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से या तो पास होने दे या फिर ना पास होने दे। तो इसी को कहते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी सीधी सीधी बात क्या होती, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच it allows the electric field line to pass through it or does not allow the electric field lines to pass through it। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। अब मतलब समझने की कोशिश करिए। तो मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड का रीजन है जो एक्सर्ट करता है फोर्स अदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक रीजन है अराउंड किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के, जिसके अंडर जिस ऐसा रीजन है जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी और पार्टिकल पर या ऑब्जेक्ट पर या चार्ज पार्टिकल पर, अगर वो उसके अंदर है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली में होती क्या है, पहले देखें तो हम ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
आर इमेजिनरी लाइंस। हमने मशीन में भी देखा था, मैंने एक मैग्नेट दिखाई थी, मैग्नेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी। तो इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू इंडिकेट और विच आर यूज्ड टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। ये हमने दो चार्ज लिए Q1 और चार्ज Q2, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी कुछ ऐसे, हमने मशीन में भी देखा था। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल लिंक है, इसीलिए हमने बोला था कि मशीन पढ़ने के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने समझी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो यूज करी जाती हैं टू इंडिकेट या टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज और चार्ज पार्टिकल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने देखिए दो चार्ज लिए Q1 और Q2, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। एक फील्ड लाइन ले लेते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम कोई टेंजेंट बनाते हैं, कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक टेंजेंट बनाते हैं, तो ये टेंजेंट क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट इट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते होंगे, ये चार्ज 1 चार्ज 2, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, उन पे अगर हम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट शो करेगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, आगे एक टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करा जाता है कैपिटल ई से। ये कहती है कि कितना फोर्स लग रहा है कितने चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू F/Q। और यहाँ से हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटा सा टॉपिक था इसलिए कवर किया। क्वेश्चन आते हैं इस पे UPPCL जेईई में। अगला हमारा टॉपिक आता है वोल्टेज। वोल्टेज एक्चुअली में होता क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब लोग जानते हैं वोल्टेज होता है कितना काम करा जा रहा है एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक। V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल्स टू W/Q। अब हम आगे देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्टेज का पूछा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला वोल्टेज कुछ नहीं है, आप सिंपली याद भी कर सकते हो और चाहें तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ।
देखिए V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब वर्क क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है। Q को ऐसे ले लेते हैं चार्ज। अब आप लोग देखें तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से देखें तो v बराबर हुआ हमारा W अपॉन क्यू, v इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें देख के देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन चार्ज लिख सकते हैं। अब हमने देखा हमारा फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन क्यू चार्ज। अब हमने देखा एक्सेलरेशन था v/t, तो आगे बढ़े, मास इनटू v अपॉन t इनटू डिस्टेंस अपॉन क्यू। अब वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब v की जगह पर d/t रख दीजिए, m इंटू डी अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। देखिए अगर यहाँ पर d/t करेंगे तो d अपॉन टी स्क्वायर हुआ इंटू डी अपॉन क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए मास इंटू d/t स्क्वायर इंटू डी। अब Q क्या होता है हमारा, चार्ज क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब MDTI की हम यूनिट देख लें तो क्या होती हैं, M को लिखते हैं कैपिटल M, D डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखते हैं L, T को लिखते हैं कैपिटल T और I को लिखते हैं एम्पियर A। तो यहाँ से हमने देखा M, ये हो जाएगा हमारा L, एक और L, दो हैं डिस्टेंस, देखिए आप, ये T स्क्वायर ये हो गया हमारा अपॉन में, I को क्या लिखेंगे A और T को कैपिटल T, अपॉन कर देते हैं 1। तो ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो क्या निकल के आया हमारे पास, ML स्क्वायर अपॉन AT का क्यूब। देखिए यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं ML स्क्वायर, इस A को आप I भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला या तो ये लिख दीजिए या फिर ML स्क्वायर T-3 या फिर ये लिख दीजिए, तो दोनों डायमेंशनल फार्मूले सही होंगे। ये था तरीका डायमेंशनल फार्मूला निकालने का। आपको सिंपली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद होने लग जाएंगे। अभी सिंपली मैंने निकाल कर दिखा दिया, वैसे निकालने के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिक से लेके चल रहे हैं तो मैंने ये भी दिखा दिया डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ये हुआ हमारा वोल्टेज का। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने से पहले देखते हैं एक बार छोटा सा टॉपिक, करंट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट,
किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं उन्हीं के रेट को क्या कहते हैं? करंट। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज नोन एज करंट। अब करंट को डिनोट किससे करते हैं? आई से। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ए। डिवाइस जिससे करंट को नापा जाता है उसे कहते हैं अमीटर। तो हमने जाना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज नोन एज करंट। डिनोट करा जाता है आई से, यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और डिवाइस जिससे हम इसे नापते हैं करंट को किसी सर्किट के अंदर उसे कहते हैं अमीटर। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो यूपीपीसीएल जेईई में पूछी गई है कि ये करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट किस तरीके की क्वांटिटी है। तो बहुत लोग लिखते हैं वेक्टर। अगर आप वेक्टर कहेंगे तो आप हो जाएंगे गलत। करंट एक्चुअली में होती है टेंसर क्वांटिटी। ये इसलिए होती है क्योंकि ये फॉलो नहीं करती वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता। होती तो टेंसर है, एक और बात, होती तो एक्चुअली में टेंसर है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको लेते हैं स्केलर। तो अगर क्वेश्चन में आए तो आपको टिक लगाना है स्केलर पर, ना वेक्टर पर लगाना है ना टेंसर पर लगाना है। टेंसर होती है एक्चुअली में लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए टेंसर ना लेके हम स्केलर लेते हैं। ठीक। अब आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब कुछ पॉइंट जाने इसके बारे में। ये फ्लो करती है क्लोज्ड सर्किट में, करंट हमेशा फ्लो करेगा क्लोज्ड सर्किट में। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक और पॉइंट, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का करंट के अंदर, कोई हमारा एक क्लोज्ड सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा डायरेक्शन, वो क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और डायरेक्शन होगा जो करंट का आई का, वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। किसी भी क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और जब किसी भी क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इतनी बात होप करते हैं आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू, बने रहिए।